हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग डीएलएड कोर्स 506 हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें 8th यूनिट हमने शुरू की थी, जिसको आज के लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे बिकॉज पिछला लेक्चर काफ़ी क्या 1 आवर लंबा हो गया था, तो इसलिए आज इसको कंप्लीट कर लेंगे। और इस कंप्लीशन में हमें क्या क्या चीज़ें करनी है आज, ऑल्दो हम पहले से कॉन्सेप्ट तो होल कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, पूरे जो अपना 1 आवर का लेक्चर था लास्ट वाला, उसमें हमने चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स में किस किस तरीके के चिल्ड्रन होते हैं वो हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, कि कौन कौन सी स्पेशल नीड्स हो सकती हैं। सो उसमें हमने टोटल 9 जो है वो टाइप्स किए थे। लास्ट में हमने वेटिंग चिल्ड्रन की बात की थी, कोग्निटिव एबिलिटी डिसेबिलिटी से शुरू हुए थे हम। ओके, अब हमें असेसमेंट पे फोकस करना है, असेस करने के बाद इंटरवेंशन पे फोकस करना है, और क्या क्या एक्ट्स एंड पॉलिसीज हैं वो डिस्कस करनी है। ठीक है जी। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। तो चलिए, असेसमेंट में पहला स्टेप हमेशा आइडेंटिफिकेशन का होगा, और उसमें भी अर्ली, यानी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाएं कि ये बच्चा स्पेशल नीड्स के साथ है और इसको ज़रूरत है कुछ एक स्पेशल अटेंशन की या स्पेशल चीज़ों की। ओके, सो उस आइडेंटिफिकेशन में और इंटरवेंशन यानी इंटरवीन करना, कि अब उसको ठीक करने की कोशिश करना। सो अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन अगर मिल जाता है बहुत सारे बच्चों को, जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, तो स्कूल में एडजस्ट करने में और उनकी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने में उनको हेल्प मिलती है। यानी अगर आपने जल्दी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, उसको सोल्व करने की कोशिश की, तो बच्चे फर्दर लाइफ में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो असेसमेंट जो है वो हमें क्या करेगी, ये डिटरमाइन करने में हेल्प करेगी कि बच्चे की नीड्स एक्चुअल में है क्या, वो हमें असेसमेंट से पता चलेगा। कई बार आपको देखने को मिलेगा कि जो बच्चे हैं उनको डिफिकल्टी जो हो रही है लर्निंग में, वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे हो रही है और उसको सिर्फ शॉर्ट टर्म असिस्टेंस की जरूरत है, यानी थोड़े टाइम के लिए आप उसकी हेल्प करेंगे तो बाद में वो यूज टू हो जाएगा या हो जाएगी, तो उससे जो है उसको मदद मिल जाएगी। ठीक है, तो वो शॉर्ट टर्म जो है असिस्टेंस की जरूरत है। कई बार ऐसे होगा कि बहुत सारी स्पेशल नीड्स ऐसी हैं जहां पे वो लाइफ लॉन्ग नीड्स की जरूरत हो जाती है, मतलब लाइफ लॉन्ग नीड्स की हेल्प हमें लेनी पड़ेगी। वो जरूरतें ही ऐसी हैं कि हमें लाइफ लॉन्ग हेल्प करनी पड़ेगी बच्चे की। जैसे सेरेब्रल पाल्सी का हमने पढ़ा था कि इट इज नॉट क्योरेबल, तो वो जब ठीक नहीं हो सकती यानी लाइफ लॉन्ग वो दिक्कत रहेगी, सो लाइफ लॉन्ग जो है बच्चे को हेल्प की जरूरत पड़ेगी किसी ना किसी वे में। ओके, अब जो चाइल्ड की नीड्स हैं वो डेफिनेटली चेंज हो सकती हैं, किसके बेसिस पे, एनवायरमेंट के बेसिस पे, या कोपिंग स्ट्रैटेजी जो है वो क्या डेवलप हो रही है उस बेसिस पे। ठीक है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे एक बच्चे की एजुकेशनल नीड्स को, इसलिए वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, या अगर वो डायनामिक फैक्टर्स हैं, स्टैटिक फैक्टर्स हैं, उन सारे फैक्टर्स को टाइमली आइडेंटिफाई करना और उनको डिस्कस करना ज़रूरी है। इसलिए स्कूल टीम जो है उसकी मीटिंग होती रहनी चाहिए, ताकि जो बच्चों की प्रोग्रामिंग है उसको आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते रहें उनकी नीड्स के हिसाब से। ठीक है, सो ये सारी चीजें तो एक तरीके से प्लानिंग स्टेज पे है, बट यूजुअली जब आपको समझ आ गया है कि ये बच्चे की स्पेशल नीड्स है, या इसको इस इंटरवेंशन की जरूरत है, या इन सर्विसेज की जरूरत है, सो उस टाइम पे पहले आप पेरेंट्स से परमिशन लेंगे। तो जब जैसे ही पेरेंट्स कंसेंट दे देते हैं स्कूल को, तो स्कूल उन बच्चों को जो है वो रिसोर्स टीचर को या क्लिनिशियन को जो है वो क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, रेफर कर देते हैं, ताकि वो रिसोर्स टीचर, क्योंकि अगर पेरेंट्स को समझाया नहीं गया और सीधा बोला गया कि रिसोर्स टीचर पढ़ाएगा और आपका बच्चा तो जो है वो नॉर्मल नहीं है, सो वो चीज पेरेंट्स को थोड़ी सी मतलब एक शॉक की तरह आ सकती है। इसलिए पेरेंट्स को समझाना, उनकी कंसेंट लेना और फिर रिसोर्स टीचर या फिर क्लिनिक में उनको भेजना जरूरी है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा अपने पूरे प्लान का। और पेरेंट्स जो है वो भी इस असेसमेंट प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स में या बहुत अलग अलग तरीके से इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब ये जो असेसमेंट है ये कैसे किया जाएगा, क्या प्रोसीजर रहेगा इसका। सो अगर प्रोसीजर की बात करें तो कुछ एक क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर ढूंढने की कोशिश की जाएगी। जैसे बच्चा है कौन, हु इज द चाइल्ड, उसकी मतलब उसका कौन बच्चा है, क्या इंटरेस्ट है, लाइक डिसलाइक क्या है, स्किल्स क्या है, स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में हम देखेंगे कि बच्चे की स्पेशल नीड्स हैं क्या, और बच्चे को स्पेशल एजुकेशन क्यों मिल रही है। ठीक है, क्यों उसको स्पेशल एजुकेशन जो है वो दी जा रही है। देन थर्ड पार्ट रहेगा आपका हु इज द चाइल्ड्स फैमिली या फिर सर्कल ऑफ सपोर्ट कौन है, या फिर उसके होप्स या ड्रीम्स क्या क्या है, उसके नीड्स क्या है, कंसर्न क्या है, कौन उसके फैमिली में उसकी हेल्प करता है, या वो एक सर्कल ऑफ जो उसको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, दोस्त हैं, उनका हमें पता करना है। ठीक है, व्हाट आर द स्टूडेंट्स रूटीन एंड डेली एक्टिविटी
एक्टिविटीज, फिर हम देखेंगे कि डेली एक्टिविटीज किस तरीके की है, बच्चे का पूरा दिन कहाँ पे जाता है, किस तरीके से यूटिलाइज होता है, वो चेक करना है। देन फर्स्ट हैंड रूटीन्स चेक करने हैं हमें उसके, यानी फर्स्ट हैंड हमें देखना है कि क्या क्या रूटीन है, क्या क्या एक्टिविटीज हैं, वन एट ए टाइम, एक एक करके हम चीज़ों को देखेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं, जैसे टॉकिंग या फिर कम्युनिकेशन हम चेक कर सकते हैं, मूविंग एंड गेटिंग अराउंड, या प्लेइंग और सोशलाइजिंग, लर्निंग एंड रिमेंबरिंग, मेकिंग चॉइसेस एंड हैविंग कंट्रोल। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके, दूसरों की हेल्प करने में कैसा है, इंडिपेंडेंस इंक्रीज करें, तो ये सारी चीज़ें हम जो है वो फर्दर फर्स्ट हैंड चेक करेंगे, और एक एक करके भी आराम से चेक कर सकते हैं हम, ठीक है। फर्दर जो इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन प्लान उसके लिए बनाया जाएगा, उसके लिए जो प्रोग्राम बनाया जाएगा, उसमें हम किस तरीके की असिस्टिव टेक्नोलॉजी की मदद ले सकते हैं, ठीक है। इसमें वो आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं 2 से 3 चीज़ों को, कि फ्रेंड्स की हेल्प लेनी है, बिहेवियर या एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग वो चेक करनी है, सेल्फ हेल्प या रेडीनेस स्किल्स। सो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम क्या करेंगे, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स वो ढूंढने की कोशिश करेंगे, ओके। और जब जैसे बच्चे की नीड्स वेरी करेंगी, बिकॉज चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड एक बहुत ब्रॉड टर्म है जो हमने कल भी डिस्कस की थी, राइट, जिसमें हमने अलग अलग तरीके के बच्चों की या डाइवर्सिटी की डिस्कशन की थी। सो वही चीज, मतलब बच्चों की जैसे नीड चेंज होंगी तो स्पेशलिस्ट भी तो चेंज हो जाएंगे। सो नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट जो हैं, जैसे रिसोर्स टीचर हो गया, या रीडिंग क्लिनिशियन हो गया, या स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हो गया, साइकोलॉजिस्ट हो गया, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो गया, या और भी बहुत सारे लोग, तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इसमें रहेंगे, बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ सकती है ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड्स नीड, ओके। सो एक क्लासरूम टीचर या जो रिसोर्स टीचर है वो डेफिनेटली बच्चे की लर्निंग स्किल्स जो है उनका पता लगा सकता है। साइकोलॉजिस्ट जो है वो कोग्निटिव एबिलिटी का या उसके पोटेंशियल का पता लगा सकता है। तो अलग अलग इंसान, अलग अलग एक्सपर्ट जो हैं उनकी हमें जरूरत पड़ेगी, अलग अलग स्पेशलिस्ट की हमें जरूरत पड़ेगी बच्चे की नीड्स को समझने के लिए, ठीक है। अब हमें स्पेशल नीड्स जो है बच्चे की वो समझ आ गई हैं, अब हमें इंटरवीन करना है। सो इंटरवेंशन का मतलब ये है कि जो जो बच्चे की हमें स्पेशल नीड्स समझ आई हैं उनको ठीक करने के लिए, उन नीड्स को पूरा करने के लिए हमें सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो जो अर्ली इंटरवेंशन है दैट रेफर्स टू द सर्विसेज गिवन टू वेरी यंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ लेसनिंग द इफेक्ट ऑफ कंडीशन, यानी जिस कंडीशन की वजह से उसको उसके ऊपर बहुत सारे गलत इंपैक्ट पड़ रहे हैं, कि मान लो जो है सेरेब्रल पल्सी है या कोई एक उसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, सो उस वजह से उसकी जो चीज है, मतलब उसकी वजह से जो फर्क पड़ रहा है ना, जो इफेक्ट डाल रही है वो कंडीशन, वो कम हो जाए, वो इफेक्ट कम करना है हमें, यानी सिचुएशन को और बेटर बनाना है, ओके। सर्विसेज जो है वो भी अलग अलग तरीके की हो सकती हैं, इसमें इट कैन इंक्लूड स्पीच, फिजिकल या ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो सकती है, या और भी बहुत सारी चीज़ें कि ये घर पे प्रोवाइड करनी है, ऑफिस में प्रोवाइड करनी है, तो बहुत सारी सर्विसेज आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। एंड द होप इज दैट कि ये जो सर्विसेज हैं, जो अगर अर्ली हमने आइडेंटिफाई किया है और अर्ली हमने प्रोवाइड की, तो चीज़ें जो है आपको फर्दर मतलब डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है आपका थोड़ा सा डिले हो सकता है, ठीक हो जाएंगी चीज़ें, फर्दर आपको थेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें ध्यान रखनी है। जब बच्चा मान लो स्कूल गोइंग एज में है या उसको अभी भी थेरेपी की ज़रूरत है, तो वहाँ स्कूल में भी हमारे पास रेमेडियल स्कूल्स हैं, रेमेडियल टीचिंग क्लासेस भी हैं। सो वो सारी चीज़ें वर्कआउट कर सकती हैं मिलजुल के, और क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में आपको थेरेपीज जो हैं वो भी एक रेमेडियल करिकुलम के पार्ट के रूप में देखने को मिल जाएंगी, ओके। सो डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके का स्कूल है, बट पॉइंट सिर्फ इतना था कि पहले हमें अर्ली आइडेंटिफाई करना है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी स्पेशल नीड हो, या कोई भी डिसेबिलिटी या इम्पेयरमेंट हो बच्चे को, सो वो पहले आइडेंटिफाई करेंगे, जल्दी आइडेंटिफाई होगी तो उसको जल्दी से फिर हमें इंटरवीन करना है। बट क्यों हमें अर्ली इंटरवेंशन की ज़रूरत है, क्यों? सो मेजरली 3 रीज़न है देखा जाए तो। अगर हम अर्ली इंटरवेंशन करेंगे तो ये बच्चे के डेवलपमेंट को हेल्प करेगा, प्रमोट करेगा। ये इट इज़ अ सपोर्ट सिस्टम नॉट ओनली फॉर द चाइल्ड, बट ये फैमिली के लिए भी सपोर्ट सिस्टम का काम करेगा। एंड फाइनली ये बच्चे को जो है क्या देता है, एबिलिटीज देता है, ताकि वो एक फंक्शनल मेंबर बन सके, बिकम अ फंक्शनल मेंबर लगा लीजिए, NAL, फंक्शनल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। की सोसाइटी में काम उसकी वजह से, मतलब उसकी वजह से भी सोसाइटी में बढ़ रही हैं चीजें ना, ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल बोझ बन के रह जाए सोसाइटी पे। तो अगर हमने अर्ली इंटरवीन किया तो वो बेटर फील करेगा, उसका डेवलपमेंट बेटर होगा, फैमिली के लिए बेटर होगा और सोसाइटी के लिए भी बेटर होगा, ओके।
तो जो इंटरवेंशन प्रोसेस है उसमें यूजुअली टीम एक्टिविटीज़ जो है वो इंक्लूडेड रहती हैं। सबसे पहले आपको एक इंटरवेंशन प्लान रेडी करना होता है, फिर आपको कंसल्ट करना होता है पेरेंट्स के साथ, उनके साथ पार्टनरशिप में रहना होता है कि वो उनको भी पता हो, बिकॉज बच्चा तो उन्हीं का है ना अल्टीमेटली। सो उनको भी सारा आइडिया होना चाहिए, सारी प्लानिंग पता होनी चाहिए। क्रिएट एंड और लोकेट अप्रोप्रिएट मीडिया, कि उसके बाद आपको पहले आपने डिज़ाइन प्लान किया, फिर आपने पेरेंट्स से कंसल्ट किया, फिर आपने अप्रोप्रिएट मीडिया जो है कि किस तरीके की मीडिया की हेल्प से आप बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। सो वो मीडिया हमने जो है यहाँ पे ढूंढा या क्रिएट किया। देन क्रिएट एंड लोकेट अप्रोप्रिएट मटेरियल, कमर्शियल लेवल पे भी और जो लोकली डेवलप्ड है कोई भी हो, हमें मटेरियल अप्रोप्रिएट मटेरियल जो है वो लोकेट करना है। देन अदर असिस्टिव टेक्नोलॉजीज, असिस्टिव अडेप्टिव टेक्नोलॉजीज हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो अप्रोप्रिएट असिस्टिव टेक्नोलॉजीज जो है वो लोकेट करनी है या क्रिएट करनी है। देन इंप्लीमेंट करना है प्लान को डेली बेसिस पे फॉर अ मिनिमम ऑफ 4 वीक्स, यानी 1 महीने तक आपको वो प्लान फॉलो अप करना है। फिर आप इवेल्युएट करेंगे बच्चे के जो लर्निंग आउटकम्स हैं कि चीज़ें सही हुई या नहीं हुई, और आउटकम्स के बेसिस पे आपके नेक्स्ट स्टेप्स होंगे फॉर असिस्टिव टेक्नोलॉजी सपोर्ट। तो फर्दर क्या सपोर्ट दी जानी चाहिए, किस तरीके की सपोर्ट की ज़रूरत है, वो आप बाद में डिसाइड करेंगे। सो अल्टीमेटली ये स्टेप्स आपको थोड़े ध्यान हो कि पहले आप इंटरवेंशन प्लान रेडी करेंगे, पेरेंट्स से कंसल्ट करेंगे, अप्रोप्रिएट मीडिया, अप्रोप्रिएट मटीरियल, अप्रोप्रिएट असिस्टिव टेक्नोलॉजी को क्रिएट करेंगे या लोकेट करेंगे, ढूंढेंगे। उसके बाद आप उस प्लान को 1 महीने तक डेली बेसिस पे इंप्लीमेंट करेंगे एंड देन यू विल गो फॉर स्टूडेंट के जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनको इवेल्युएट करने के लिए। ठीक है जी। देन अब ये जो इंटरवेंशन है ये स्कूल बेस्ड इंटरवेंशन भी हो सकता है और ये होम बेस्ड इंटरवेंशन भी हो सकता है। ठीक है, बट ये इंटरवेंशन जो ये इंटीग्रेटेड है विद अ सिस्टम फॉर पॉजिटिव बिहेवियरल सपोर्ट। तो हमें बच्चे को सक्सेसफुल बनाने के लिए स्कूल में हमें बिहेवियरल या पॉजिटिव सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, इतनी सी बात को ध्यान में रखिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म आउटकम क्या निकल के आएगा इस प्रोग्राम का, वो हमें बताएंगे कि टूल्स या स्ट्रैटेजी जैसे असेसमेंट टूल्स हैं, प्री स्कूल करिकुला है, सो वो डॉक्यूमेंटेड रहेंगे, दैट हैव बीन डॉक्यूमेंटेड, ताकि इफेक्टिव जो है वो प्रूव हो सके कि कॉग्निटिव लेवल पे, लिंग्विस्टिक लेवल पे, सोशल या इमोशनल लेवल पे क्या क्या दिक्कतों को, अगर बच्चे को आ रही हैं कुछ कुछ दिक्कतें, तो हम उनको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म आउटकम रहेगा इस प्रोग्राम का, आप उसको जो है वो थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में भी रखेंगे। ओके, डिसेबिलिटी से रिलेटेड एक्ट और पॉलिसीज की अगर बात करें तो एक बात आती है कन्वेंशन राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी। तो यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन ये है, यूएनसीआरपीडी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, सो यूनाइटेड नेशन CRPD। ठीक है, तो यूएनसीआरपीडी की फुल फॉर्म आपको पता हो। उसके साथ साथ डिसेबिलिटी एक्ट मैंने आपको करवा रखा है डिटेल में, आपके NIOS के मटेरियल में बहुत लिमिटेड से पॉइंट है, आपको ये इंपॉर्टेंट है। तो 1995 का जो है PWD एक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़िएगा, मैंने डिटेल में करा रखा है। आपके इसमें भी मैं ऐड कर दूंगी, इस वाले लेक्चर के बाद आपकी प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दूंगी। उसके बाद इन्होंने राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी बिल जो है NIOS के मटेरियल में मेंशन किया है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। उसमें भी कुछ एक पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, बट जरूरी नहीं है वो आपके लिए, क्योंकि आपके पास RPWD एक्ट 2016 है। तो 2016 का ये नाम यहाँ मेंशन नहीं है, क्योंकि हो सकता है ये मटेरियल पहले का बना हुआ हो NIOS का, बट स्टिल आपको RPWD एक्ट करना है, इंपॉर्टेंट है। सो ये दोनों एक्ट आप जो है डिटेल में करेंगे, ये मैं आपकी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। बात कर लेते हैं कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी। सो ये यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है। सो UNCRPD का नाम आप याद है, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, कई बार सिंपल फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। ओके, इनके अकॉर्डिंग ह्यूमन राइट्स क्या हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी के, वो हमें देखने हैं। सो पहले तो इनका कहना है कि जितने भी मेंबर्स हैं सोसाइटी में उनके सेम ह्यूमन राइट्स हैं। ठीक है, चाहे वो और इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, सिविल राइट्स, कल्चरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल या सोशल राइट्स, हर तरीके के राइट्स आ जाएंगे। कुछ एक एग्जाम्पल अगर हम देखें, यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, की कोई भेदभाव ना हो, सबको राइट टू लाइफ, लिबर्टी और सिक्योरिटी है, एक पर्सन को मतलब राइट है ये। इक्वल रिकग्निशन चाहिए बिफोर लॉ एंड लीगल कैपेसिटी, तो लॉ और उसमें लीगल कैपेसिटी में सबको इक्वल माना गया है, कानून के सामने सब बराबर हैं। फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर ना किया जाए, फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, वायलेंस, अब्यूज, ये चीज़ें ना हो। सो इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कि अगर कोई प्रोटेस्ट चल रहा हो या कोई चीज़ें चल रही हो तो इंटरनेशनल लेवल पे उसका डिस्कशन होता है। जैसे अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है, चूंकि फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है तो जो पर्टिकुलर एरियाज हैं वहाँ पे वो पता ही ना चले ज़्यादा चीज़ें हो क्या रही हैं, इसलिए वहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज जो है वो बैन कर दी हैं, बंद कर दी हैं। मतलब आई थिंक आज कितनी तारीख हो गई,
बंद हो गई है। सो 10-11 दिन से इंटरनेट सर्विसेज बंद है पर्टिकुलर कुछ एक एरियाज में। जिन्होंने वाईफाई लगवा रखा है उनकी अलग बात है, बट हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो वहां पे उनके ऊपर जो है वो आंसू गैस जो है वो छोड़ी जा रही है, या उनके ऊपर वो जो पैलेट गन यूज की जा रही है, छर्रे से फेंके जा रहे हैं उनपे। सो वो क्या हो रहा है, एक तरीके से वहां पे वायलेंस या एक टॉर्चर क्रिएट तो हो रहा है ना। तो ये सारी चीजें ना हो किसी के साथ भी, ना सिर्फ पीडब्ल्यूडी, किसी के साथ भी ना हो, इसकी नजर फिर जो है कौन रखता है, यूनाइटेड नेशन जो है वो रखता है, यूएनसीआरपीडी वो रखता है। ये ऑब्वियसली ये तो सिर्फ पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए रहेगा, बट मतलब नेशनल लेवल पे क्या चीजें मेजर हो रही हैं वो ध्यान इंटरनेशनल लेवल की एजेंसीज रखती हैं, और फिर वो बोलती भी हैं बीच में कि हाँ ये गलत हो रहा है। तो एक इंटरनेशनल लेवल पे जो इमेज होती है आपके कंट्री की, उसका भी हनन होता है, उसकी भी थोड़ी सी एक मतलब इमेज जो है वो इमेज को हार्म होता है एक तरीके से, ठीक है। सो वो सारी चीजें, तो इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे कंट्रीज में जहां पे गलत हो रहा होता है वहां की जनता के साथ, तो और इंटरनेशनल लेवल पे इंटरवेंशन देखने को आपको मिलेगा कि इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग इंटरवीन कर रहे हैं, कंट्रीज इंटरवीन कर रही है कि दिस इज नॉट राइट, वो साइड्स लेने लग जाते हैं कि ये गलत है ये सही है, वो चीजें। सो जब इंटरनेशनल लेवल पे नॉर्मल तरीके से नॉर्मल लोगों के भी ह्यूमन राइट्स की बात होती है, तो ये तो फिर भी पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात हो गई, ठीक है, थोड़ा सा स्पेशल केस हमारे सामने आ गया। सो इसी में और फर्दर राइट्स की बात करेंगे तो राइट टू रिस्पेक्ट फिजिकल एंड मेंटल इंटीग्रिटी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, नेशनैलिटी, राइट टू लिव इन द कम्युनिटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ओपिनियन, प्राइवेसी की रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट फॉर होम एंड द फैमिली, राइट टू एजुकेशन, हेल्थ, वर्क। सो ये सारे के सारे राइट हैं किसके, पर्सन विद डिसेबिलिटी के, जो यूएनसीआरपीडी बोलता है। तो अगर इनका कहीं भी हनन होता है तो यूएनसीआरपीडी इंटरवीन कर सकता है, अगर आपका कंट्री यूएनसीआरपीडी के जो भी कन्वेंशन है उनका साइनेटरी है तो। और उसी साइनेटरी के चक्कर में, क्योंकि हमने साइन कर रखा था, तो हमने 1995 का एक्ट जो है वो बनाया था, पीडब्ल्यूडी एक्ट सबसे पहले। देन हम एक पॉलिसी लेके आते हैं 2006 की, जो पॉलिसी है पर्सन विद डिसेबिलिटीज से रिलेटेड, और फिर हमारा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आता है 2016 में, जो कि किसके बाद होता है, 1995 के एक्ट को रिपील हम कर देते हैं, और इसको रिपील करके यानी अब ये रद्द हो गया है, ये मान्य होगा, ठीक है जी। सो बट आपको पढ़ना तो ये पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 भी पड़ेगा। सो आपको ये वीडियोस डिटेल में करनी पड़ेंगी, और ये क्योंकि आपकी जो एनआईओएस के मटेरियल में चीजें ज्यादा मेंशन नहीं है, तो मैंने प्रॉपर एक्ट और पॉलिसीज के डॉक्यूमेंट को उठा के वीडियोस बनाई थी, समझाने की कोशिश की थी आपको। सो ये तीनों की तीनों वीडियोज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको डिटेल्ड वीडियो जो कि आपकी प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएंगी उनसे कवर कर लीजिएगा, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अगर आप इनको नहीं करते हैं, इनमें से क्वेश्चन आते हैं, तो आप खुद जिम्मेदार हैं, बिकॉज इस तरीके के क्वेश्चन की यहाँ पे 7 डिसेबिलिटी थी, यहाँ पे 21 हैं, तो ये 7 कौन सी थी, अब कौन सी बढ़ा के 21 की है, तो इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है जी। सो ये आपकी 8th यूनिट जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अगले लेक्चर में 9th यूनिट हम डिस्कस करेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।